मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और हम सबकी जिंदगियों में ना कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, सभी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ख्वाहिशात तब पूरी होती हैं जब हम अपना हदफ मुकर्रर कर लेते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग कर लेते हैं। ख्वाहिशात ना बिल्कुल एक कुएं में पड़े पानी की तरह होती हैं जिसे हम दूर से देख तो सकते हैं लेकिन वो हमारी पहुंच से थोड़ा सा दूर होता है। और हम में से बहुत से लोग होते हैं कि जल्द और आसान रास्ते अपना कर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात की तकमील तो चाहते हैं, और जब उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है ना तो मायूस होकर अपनी तमाम तर ख्वाहिशात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वही लोग सच्चे कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं जो ये राज जान लेते हैं ज़िंदगी का कि जनाब जिस तरह कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है ना, इसी तरह ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। तब जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। तो जनाब आप भी या मैं भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं ना कि कामयाबी हासिल हो तो इस असूल को हम लोगों को अपनाना चाहिए कि लेने से पहले हमें कुछ देना पड़ता है। और अगर हम ज़िंदगी को मकसद, मेहनत, सच्चाई और लगन देंगे ना तो जवाबन ज़िंदगी हमें ज़रूर कामयाबी, सुकून और ख़ुद तौकीरी देगी। ये हमारा एक कह ले कि फर्म बिलीव होना चाहिए कि जो हम करते हैं वही हमारे वापस मिलता है। कारमा का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है, अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छा ही वापस आएगा। तो इसी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, उम्मीद हमें अच्छे की ही करनी चाहिए। और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ना नींद का होना बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। ये ना सिर्फ हमारे मिजाज पर असर अंदाज होती है बल्कि आंखों के गिर्द जो हमारे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उन्हें भी नहीं पड़ने देती है। मुनासिब दुरानिये तक सोना वज़न, हमारा ज़हन और दिल की सेहत को भी बरकरार रखने के लिए बेहतरीन साबित होता है। लेकिन अगर हम मुकम्मल और पुरसुकून नींद लेने से कासिर हैं ना तो हमें बहुत सारे तिबी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। खता के ये भी बताया जाता है कि बाज़ दिमागी मसाइल जैसा कि चिड़चिड़ापन भी लाहक हो सकता है। तो नींद ना आने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं और इसके असरात भी एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल हमने ये देखा है कि नींद जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद तसलसल से ना आए ना तो उसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल वैसे ही क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसके लिए अक्सर लोग रात के वक्त सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर नहीं, बहुत से लोग मैं तो कहूँगी, और ऐसे में उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि रात का काफ़ी वक्त जो है वो गुजर चुका है और जब वो सोने के लिए जाते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। और ये रूटीन आजकल हर किसी की है। इसलिए जनाब नींद को ज़िंदगी का हम जो समझ कर नींद लेना चाहिए हमें। तो नींद ना आना भी आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है। एक पुरसुकून नींद कितने घंटे की हमारी होनी चाहिए? क्या नींद पूरी ना होना आपका काम मुतासिर कर सकती है? क्या ये भी एक डिसऑर्डर के तौर पर हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर मलिक साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मुनीर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मुनीर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि नींद है क्या, हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए कि नींद की डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह हम लेकर चलते हैं और ये हमारे सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब कर सकती है। जी, नींद हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए खाना, पीना और हवा। ठीक है। क्योंकि नींद के दौरान हम जिस्म हमारा ना सिर्फ जो कुछ हमने हासिल किया है उसको रीगेन करता है, हमारे जिस्म की मुरम्मत भी करता है और हमें आगे चैलेंजेस के लिए तैयार भी करता है। ठीक है। और अगर हम नींद पूरी नहीं लेते तो हम जिंदगी में इतने एक्टिव या इतने पार्टिसिपेटरी या इतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकते, ना ही वर्क प्लेस पे, ना ही स्कूल में और ना ही कहीं और कर सकते हैं अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि नींद के दौरान कुदरत ने एक सिस्टम रखा है कि हमारे जिस्म में रात को हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है जो हमारी जिस्म की ग्रोथ और रिपेयर को मेंटेन करता है। ऐसे हमारा पाइनियल बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन पैदा करता है जो हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का
लेवल जिस्म में कम होता है, जिससे जिस्म को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम होने से बॉडी रिलैक्स कर जाता है। ऐसे हमारे गुर्दों का निज़ाम, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारा लबलबा तमाम के तमाम की रात को मुरम्मत होती है और हार्मोन्स इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि अगले दिन वो सही तरीके से काम कर सके। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम चिल आउट करता है, जिसमें हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिस्पॉन्स जो कम हो जाता है। हमारा कोर्टिसोल लेवल रात को कम हो जाता है, जिसमें बॉडी स्ट्रेस कम हो जाती है। और अगर हम नींद नहीं लेते पूरी तो उसके असरात जैसे कि आपने बताया वो चेहरे से भी जाहिर होते हैं और लाइफ में भी हम उतना डिलीवर नहीं कर सकते, उतना एक्टिव नहीं कर सकते। जो हम वो कुएं से इतना पानी नहीं निकाल सकते, इतनी हमारी कमिटमेंट्स नहीं होती। ना फिजिकली एक्टिव होते हैं, ना मेंटली एक्टिव होते हैं, ना सोसाइटी में हम फायदेमंद हो सकते हैं। अगर हम वर्किंग मैन है या वर्किंग वुमेन है या इवन स्कूल में ही है, और अगर हम नॉर्मल 7 से 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल पैटर्न ने जो कुदरत में रखा है, जो नेचुरल नींद का क्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर हम नींद नहीं लेते तो हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ज़्यादा हमें रिस्क होता है कि हमारा वेट ज़्यादा हो जाए, दिल की बीमारियां हमें ज़्यादा हो जाए, शुगर हमें ज़्यादा हो जाए, और अगर हमें पहले से ब्लड प्रेशर शुगर है तो वो कंट्रोल ना हो, हमें चिड़चिड़ापन आ जाए, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, हम इतने एक्टिवली ज़िंदगी के काम ना कर सकें, इवन हम एक्सीडेंट से ज़्यादा प्रोन होते हैं अगर हम नींद पूरी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। और हमारे बॉडी में ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं कि जो हम अगर बच्चे रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो उनका दिमाग भी रात को मेमोरी उनकी रीगेन रीऑर्गेनाइज नहीं करता। जब वो स्टोर नहीं होती तो वो आगे फिर डिलीवर भी नहीं कर सकते। उनके हार्मोन्स लेवल जो हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं कि जी हम अब हमने पूरा खा लिया है, वो कम हो जाते हैं। एपिटाइट स्टिमुलेंट हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से वो वेट भी गेन करते हैं, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनकी मेमोरी भी इतनी नहीं रहती। ऐसे ही इफ़ेक्ट्स ओवरऑल हमारी ज़िंदगी पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और हम इतने एक्टिव या फ़ायदेमंद या प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीर, आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, घर पे हैं, तो अगर उनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि रात सारी उन्होंने गैजेट यूज़ करना है, उठते रहना है, नींद का पूरा दौरानिया नहीं लेना है और सुबह फिर देर तक सोते रहना है? क्या सुबह जो देर तक सोते हैं और रात को लेट तक जागते हैं, वो भी कहते हैं कि हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, क्या वो प्रोडक्टिव नींद होती है उनकी? नहीं, कभी भी नहीं होती। हमारा एक नींद का तो कुदरत ने एक नेचुरल साइकिल बना दिया ना, एक नेचुरल क्लॉक बना दिया। हम जब भी उस क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे ना तो हम अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे ना, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जब बच्चे देर को सोते हैं और देर को जागते हैं तो जो कुछ उन्होंने उस स्टूडेंट लाइफ में, तो उनकी सक्सेस यही है ना कि उन्होंने अपनी कितनी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर कर ली। जब वो देर से सोएंगे, देर से जागेंगे तो ब्रेन उसका इस काबिल नहीं होगा कि जो उन्होंने पढ़ा है वो ब्रेन रीऑर्गेनाइज करके वो स्टोर कर दे। फिर वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे, ओवरवेट भी होंगे, ओबीज भी होंगे और इतने लाइफ में वो एक्टिव नहीं होंगे। अगर वो बच्चे चाहते हैं या वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कुछ आगे हासिल करें, पढ़ें, एक्टिव हों, आगे जाएं, तो वो नेचुरल जो स्लीप क्लॉक है उसको उन्हें भी अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चे, बल्कि बच्चों को तो बड़ों से 1-2 घंटे पहले सो जाना चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीर, मुझे बताइए कि कितनी देर या कौन सा टाइम बेस्ट है जिसमें हमें सो जाना चाहिए? तकरीबन 7 से 8 घंटे हमें लाजमी तौर पे नींद लेनी चाहिए। बच्चों को तो 9 बजे के बाद लाजमी सो जाना चाहिए और बड़ों को 11 बजे के बाद नहीं जागना चाहिए। ओके, ठीक है। और साथ साथ हमें, जैसे कि आपने बताया कि हमारे बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, उस रूम में लाइट कम होनी चाहिए। हमें जब बेड पे चले जाएं तो हमें मोबाइल बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए। जब देखते देखते जब हैंग कर जाते हैं तो फिर हमें होता है कि जो अब तो हमने नींद भी लेनी है, वो नींद भी नहीं पूरी होती। जो नींद का नेचुरल स्टाइल है ना कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, वो भी, और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इवन हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, ओवरऑल हम इतने प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं रहते अगर हम उस नेचुरल
स्लीप क्लॉक को फॉलो नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जो नाइट शिफ्ट भी कर रहे होते हैं, वो किसी भी इदारे में हो सकता है, तो मुझे बताइए कि उनके लिए क्या है, जिन्होंने रात सारी जागना है और फिर सुबह जाके अपनी नींद उन्होंने पूरी करनी है, वो किस तरह की डिसऑर्डर्स में, यहाँ पे बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? जी, जो परमानेंट लोग प्रैक्टिकल लाइफ हाँ में जी। अडल्ट करते हैं, उनका तो बॉडी एक हद तक अडाप्ट कर देता है, जो मुश्किल नाइट करते हैं और अडल्ट लाइफ में करते हैं। ठीक है। लेकिन जो शिफ्टों में काम करते हैं, कभी नाइट कर ली, हाँ कभी जी। इवनिंग कर ली, कभी मॉर्निंग कर, नहीं, ये स्लीप डेप्थ जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। हम जो कहते हैं ना वीकेंड पे कर लेंगे या ऐसे साइकिल्स में कर ले, ये स्लीप डेप्थ हमें ख़राब करता है। बच्चों में तो बिल्कुल ही किसी सूरत में नहीं होना चाहिए और ये अडल्ट में भी नहीं होना चाहिए। हमें एक ही स्लीप क्लॉक, स्लीप पैटर्न अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर हम नाइट पे मुसलसल काम कर रहे हैं, डे में हमने सोना है, तो डे में भी हमारे उस बेडरूम में वो नाइट वाला माहौल होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक फिर हमारे जिस्म में वो बॉडी में चेंजेस, उसमें रिपेयर, रीगेन सारा का सारा आ जाए, ताकि हम इस काबिल हों कि अगली नाइट को भी हम कर सकें। लेकिन ऐसे बहुत कम लेकिन लोग ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता ना, क्योंकि जब वो लोग आके सो रहे होते हैं, सुबह घर वाले उठ रहे होते हैं, या बाकी सारी चीजें शुरू हो रही होती हैं, तो किस तरह वो मैनेज कर सकते हैं, या क्या इस तरह की कोई चीजें हैं जो वो कर सकते हैं? वो वही ना, उस नाइट वाला माहौल अपने बेडरूम में दें। वो 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। पहली बात तो अच्छा। ये है कि वो साइकिल में ना जाए, फिक्स रखें नेचुरल क्लॉक लेकिन को। जिसकी मजबूरी है, जिन्होंने जॉब भी जिनकी करना है, वो मजबूरी बेचारे है, क्या कर लेकिन सकते वो हैं? दें उसको, घर में वो नाइट वाला माहौल दें उसको। अगर ये बहुत कम परसेंटेज है, और अगर नहीं देंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, नॉन प्रोडक्टिव, उस शक्ल में ये चीजें सामने आएंगी। ठीक है। अडल्ट बॉडी अडॉप्ट कर सक जाता है एक हद तक, लेकिन उसको साथ अगर वो नाइट वाला माहौल उसके बेडरूम में होगा, तो उसके बॉडी के इंटरनल जो रिपेयर है, रीगेन्स हैं, हार्मोन्स हैं, इम्यूनिटी है, वो उस हिसाब से कोप अप कर सकते हैं। अच्छा, कोप अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्या हम एक डिसऑर्डर कह सकते हैं? जिनको, ये तो बात होगी कि नाइट शिफ्ट वाले, जिनको रात को नींद ही नहीं आती है, जिसको इंसोम्निया भी कहा जाता है कि रात को नींद ना आना, ये एक डिसऑर्डर के तौर पर भी लिया जा सकता है, एक बीमारी भी हो सकती है? बिल्कुल बीमारी है, काफी है ना, कि नींद का ना आना, हाँ नींद जी। का ज्यादा आना, नींद में चलना, नींद में बोलना, दांत पीसना, ये डिसऑर्डर्स हैं। और जब ये मुस्तकिल रहते हैं तो जैसे बॉडी एग्जॉस्ट कर जाता है ना, ठीक है। एक हद तक ही हम वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें लाजमी तौर पे जब 7-8 घंटे की नींद नहीं मिलती और एक वक्त के बाद बॉडी एग्जॉस्ट कर जाता है, वो ज़्यादा दिल की बीमारियां, शुगर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उनका शिकार होकर ना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो कम रह जाती है, नॉर्मल नहीं होती। ना वो डिलीवर कर सकता है मुआशरे में, ना ही वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, और ना ही वो देखने में लगता है। हमारा अपना खुद भी कोई दोस्त हो, 2-3 दिन ना सोए तो पहले हम उसे यही कहते हैं ना, यार वो फ्रेश नहीं लग रहा था। हाँ जी। तो वो चेहरे से भी चीजें जाहिर होनी शुरू होती हैं, इंटरनल सिस्टम भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। जैसे हमारी खुराक जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, ऐसे नींद भी। और नेचुरल साइकिल में हमें, नेचुरल क्लॉक में हमारी नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेचुरल साइकिल में हमें नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब कि नींद लेने के लिए मेडिकेशन का भी यूज़ करते हैं, कुछ और स्टेप्स भी होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, तो क्या इस वजह से भी नींद का हमारा दौरानिया कम हो सकता है, या हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, ऐसे है कि जो एंजाइटी के मरीज होते हैं ना, उनको रात के पहले पैर में नींद नहीं आती, और जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको दूसरे पैर में नींद नहीं आती। और अगर ये चीज अननेचुरल हो जाए, ज्यादा हो जाए, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तो लाजमी तौर पर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन उनको एक हद तक ही दी जाती हैं। जब वो नॉर्मल रीगेन कर देते हैं तो उसके बाद मेडिसिन बंद कर देती हैं। ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको नेचुरल नींद लेने में मदद देती हैं, लेकिन आप उनको लाइफ लॉन्ग यूज करेंगे तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हो, और आपकी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन आप वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे आप। लेकिन क्या ज्यादा नींद लेना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारी सेहत के लिए? ज्यादा नींद लेना, बार बार नींद लेना, बैठे बैठे सो जाना, अच्छा, ओरिएंटेशन लूज कर देना, ये भी चीजें नॉर्मल नहीं है, और ये चीजें नुकसानदेह और बीमारी की शक्ल में आई है। मतलब कम नींद भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और ज्यादा नींद भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने मॉडरेट रह के 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, और वो भी नेचुरल तरीके से हम लोगों ने नींद लेनी है कि रात को हमने सोना है और सुबह के वक्त उठना है। ये नहीं है कि आप सुबह सो रहे हैं और रात की जो है नींद उसको स्किप कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हम नेचुरल नींद ले रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मुनीर मलिक
मलिक हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मुनीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और नींद के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया जिस तरह आजकल हमारे कह लें कि सर पर सवार है और सोशल मीडिया बहुत कुछ हमसे करवा रहा है, तो अभी भी सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का रुझान तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही एहतियात करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, वरना अच्छा खासा हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक तो हमारी सेहत के लिहाज से, दूसरा माली तौर पर भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो किस तरह, मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय शहर आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड फौजी के बेटे को ऑनलाइन गेम की आदत पड़ गई थी, जिसके बायस फौजी का बेटा जो फौजी का अकाउंट था वो खाली हो गया और बेटा वालिद के मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था कि अचानक फौजी के अकाउंट से 39 लाख भारतीय रुपए निकल गए। और जब रिटायर्ड फौजी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई और इन्वेस्टिगेशन चलती रही। जब पता चला कि पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं जो क्राफ्टन कंपनी है, जो बैटल ग्राउंड ऑनलाइन इंडिया के नाम से एक ऑनलाइन गेम चलाती है, और इस गेम में हथियार और दीगर जो खसूसियात होती हैं हासिल करने के लिए रकम अदा करनी पड़ती है, और गेम ऑटो पेमेंट मोड पर था, जिसके बायस फौजी का बेटा गेम खेलने के दौरान चीज़ें खरीदता था और अकाउंट से 39 लाख रुपए रकम खर्च हो गए थे। इसलिए जनाब कहा जाता है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका हमें पता होना चाहिए, बाद में हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है हम सबके लिए। और जनाब मजीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात करेंगे मुल्क में इस वक्त हवाई आलूदगी और पानी की क्वालिटी, कुदरती वसाइल में कमी, जंगलात में कमी और मिट्टी की क्वालिटी में कमी जैसे संगीन मसाइल का सामना है। और ये सब कुछ इस वक्त मजीद संगीन हो जाता है जब मुल्क का शुमार उन ममालिक में हो जो मौसमी तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में 50% आबादी शहरी इलाकों में होगी। चले जनाब, ये तो 8 साल बाद की बात है, लेकिन अब भी दही इलाकों से लोगों के शहरी इलाकों की जानिब रुख करने से माहौलियाती तनाज़ुली के पैटर्न में तब्दीली आती जा रही है और ये भी फैल रही है। और इस वक्त पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर उन शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है जहां मुआशी सरगर्मियां हो रही होती हैं। और अब अगर हम लाहौर ही की बात कर लें, जहां आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा हद से भी कई गुना ज़्यादा आलूदगी मौजूद है। शहर लाहौर की आबादी करोड़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए ना तो स्मॉग की मिसाल हमारे सामने है। और शहरियों को अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो रुझान माहौलियाती तब्दीली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार करता जा रहा है। अपने माहौल को हम लोगों ने किस तरह बेहतर बनाना है, कौन कौन से इक़दामात करने से हम अपना माहौल जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसफा ज़ैनब हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती मसाइल का जो है वो सामना कर रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी लड़ाई भी लड़ रही हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो उसफा मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसफा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसकी बात करते हैं कि इतना फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही है, इतना पोल्यूटेड होता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट, क्या ये खतरनाक नहीं होता जा रहा सूरत हाल जितनी भी सिचुएशन बढ़ती जा रही है? डेफिनेटली और मेरा तो ख्याल है कि अगर ये फ़िज़ाई आलूदगी हमें नज़र ना आ रही होती स्मॉग की सूरत में तो पाकिस्तान की कई एक अवाम, कई लोग
कभी जान ही ना पाते कि क्लाइमेट चेंज कुछ है भी या ये एक मसला भी है, क्योंकि हम Exactly. अपनी डेली लाइफ में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज जैसे ऐसे मसले की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हाँ। जो आज से 30 या 40 या 50 साल के बाद अपने असल रंग दिखाएगा। तो जब हमें नजर आया, बाकायदा हमारे सामने स्मॉग थी, तो हमें पता चला कि ओ कोई मसला है और हमने फिक्र करनी शुरू की। अब स्मॉग के रीजंस तो बहुत हैं, जैसे व्हीकलर एमिशंस, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, बिजली बनाने के तरीकों से जो धुआं निकल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके जितने नुकसान हैं वो भी हमारे सामने हैं। स्मॉग का जब सीजन आता है, लाहौर और कराची का कंपटीशन होता है दुनिया के आलूदा तरीन फिजाई शहरों में, नंबर 1 नंबर 2 पे लाहौर और कराची चल रहे होते हैं, और उसको देख के बहुत तकलीफ होती है मुझे कि हम किसी और चीज में, किसी प्रोडक्टिव चीज में दुनिया के टॉप पे होने के बजाय हम फिजाई आलूदगी के टॉप पे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के तो डेफिनेटली बहुत तरीके हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये हो सकता है कि हम अपनी बिजली का यूज कम कर दें। वो किस लिए? क्योंकि बिजली प्रोड्यूस होती है कोयले को या तेल को जलाने से, जिससे धुआं निकलता है। अगर हम बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और धुआं कम निकलेगा, तो शॉर्ट टर्म में स्मॉग कम हो सकती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही हम अपना इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो धुआं फिर ज्यादा होगा, ये मसला कंटिन्यू होगा। इसको लॉन्ग टर्म में सॉल्व करने का तरीका है बिजली पैदा करने के तरीकों को क्लीन बनाना और ग्रीन बनाना, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, आपको पता है फ्रांस की 80% से ज़्यादा पावर न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस होती है, और जितना कोयले का एक वज़न है, कोई भी यूनिट लें, कोयले का उतना वज़न और न्यूक्लियर पावर का उतना वजन, न्यूक्लियर पावर उतने ही वजन से 8 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है उतने ही वक्त में या उससे कम वक्त में। तो न्यूक्लियर पावर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टर्बाइन से जो हमारी डैम से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, देयर सो मेनी अदर ऑप्शंस कि हम अपनी बिजली को प्रोडक्शन का तरीका अगर क्लीन कर लें तो हमारी फिजाई आलूदगी में बहुत कमी लेकिन आएगी। बिजली का तो अभी तक मसला चल रहा है, क्या कर सकते हैं? लोड शेडिंग आपके सामने इतनी हो रही है, बिल्कुल। तो इसी के आपको लगता है कि जितनी आपने ऑप्शंस हमें बताएंगे इसको अडाप्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल। अभी मैं पिछले दिनों न्यूज़ में देख रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया था कि चीन के साथ हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू कर रहे हैं, जिससे हमें 8 रुपए तक कीमत आ जाएगी पर यूनिट बिजली की। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी हमें बहुत पहले अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी, ताकि माहौल को एक तरफ फ़ायदा हो और हमें भी दूसरी तरफ फ़ायदा हो। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, लेकिन हम इससे ज़्यादा देर करना अफोर्ड कर नहीं सकते। एक तरफ माहौल बद से बदतर होता जा रहा है, हाँ। और हमें लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है, और ऐसे में रूरल एरियाज जहाँ पे बिजली है ही नहीं, बड़े शहरों में तो फिर है, तो वहाँ तक बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइंस एक्सटेंड करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कितने टेरिटोरियल मसले आ जाते हैं और फिर एक्सपेंसेस के मसले। तो अगर हम रूरल एरियाज में इंडिपेंडेंट यूनिट्स खड़े कर देंगे बिजली पैदा करने के, वो उससे उस एक रकबे में, उस गांव में उसकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उस तरह वो यूनिट्स, जैसे सोलर का यूनिट हो गया या विंड एनर्जी का, तो वहीं से उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और जो आपने मेंशन किया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, तो वो भी, उसमें भी इफाका होगा, क्योंकि लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्हें बेटर लाइफस्टाइल मिले सिटीज़ में। वही सहूलियात अगर हम उन्हें रूरल एरियाज़ में फराहम कर देंगे तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये नहीं मसला लगता भी कि सॉल्व उसमें होगा। ये करते हुए हमें सदियां लग जाएंगी, इस चेंज को लाते हुए? उससे पहले ही सारे लोग जो है माइग्रेट कर जाएंगे, सिटीज में आ जाएंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो रीजंस थे वो भी शॉर्ट टर्म नहीं थे कि कल कोई वजह हुई और आज सारे माइग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह इसका सोल्यूशन भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम आज सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराएं तो कल माइग्रेशन रुक जाएगी। इसके जितना लंबा अरसा लोगों को यहाँ माइग्रेट करने में लगा, इतना ही उसको सॉल्व करने में भी लगेगा। लेकिन अगर सदियां भी लग जाती हैं तो वो बेहतर है इससे कि वो आते ही जाएं और उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म ना हो, क्योंकि उसके नुकसानात इन्वायरमेंटल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारी फैसिलिटीज़ पे इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमें उसको रोकना होगा। लेकिन मुझे बताइए कि आपको लगता है उस वक्त आप इसके ऊपर काम कर रही हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे। हमारे इंडिविजुअली अगर मैं पूछना चाहूँ तो इंडिविजुअली हम लोग इसको एक कह लें कि अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, समझते हैं कि हमने भी एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखना है?
आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान, एक एवरेज पाकिस्तानी को पता भी है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है और वो आता जा रहा है। हमें इसको इस शऊर को फैलाने की ज़रूरत है, हमें सिलेबस में इसको डालने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप सेकंड्स में बहुत ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। जब उसका शऊर पैदा होगा तब आपको एक्शन होता हुआ नज़र भी आएगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो हमारी इकोनॉमी के मसाइल, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से मुख्तलिफ, लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके इकोनॉमी के, पेट्रोल के, IMF के फंड्स के इतने मसाइल होते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे मसलों पे गौर नहीं कर सकते। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ऐसे मसलों पे गौर करें जो उन्हें 30 या 40 साल बाद अफेक्ट करेंगे। उन्हें इमीडिएट मसलों का हल चाहिए। तो हमें उसके बावजूद भी ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय द टाइम आप अपने घर में फूड ले आएंगे तो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन अनइनहैबिटेबल हो जाएगी, रहने के काबिल ही नहीं रहेगी। तो फिर वो फूड भी क्या काम आएगा कि अगर आप सांस ही अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं ले पा रहे। जो जनरेशन अब बड़ी हो चुकी है, जो जनरेशन अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी है, उनको इतना मसला नहीं होगा जितना इस यंग जनरेशन को होगा, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो फर्स्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के रियल इम्पैक्ट सफ़र करेंगे। और जो अभी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अभी डिसीजन मेकर्स हैं, बाय द टाइम विल लिव वो नहीं होंगे इस दुनिया में। तो अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये दुनिया रहने के काबिल हो। उस वक्त आप इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान को, और लास्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के लिहाज से उसमें भी आप अटेंड कर चुके हैं। तो वहाँ पर किस तरह इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट चेंज को लिया जाता है, कितनी उस पर बात की जाती है, उसके लिए कितनी पॉलिसीज़ बनाई जाती है? बिल्कुल, ये यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, लास्ट ईयर सितंबर में इटली में मुनक्किद हुई थी और मुझे पाकिस्तान का डेलीगेट सेलेक्ट किया था। और वहाँ जब मैं गई तो मैंने ये देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनकी यूथ बहुत पुरजोश अंदाज से अपने मिनिस्टर्स को और अपने पॉलिसी मेकर्स को एहतसाब में रखती हैं और चेक एंड बैलेंस में रखती हैं कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं। और वहाँ बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स के पैनल्स थे। अच्छा। और जो डेलीगेट्स थे वो बाकायदा आके उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आपको पता भी है क्लाइमेट पॉलिसीज़ क्या हैं, आपको पता भी है कि आप कर क्या रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के साथ। तो बहुत पुरजोश अंदाज है इंटरनेशनल यूथ का। एंड आई विश कि पाकिस्तान की यूथ को भी इतना शऊर हो, और हमें अगर पता चल जाए ना कि हमारी जो हुकूमत है वो ट्वीट्स तक महदूद है, हमारी एक्टिविज्म जो नेशनल लेवल पे है वो ट्वीट्स तक महदूद है, तो हमें भी फिर एहसास हो कि हमें उनको ऑन ग्राउंड अकाउंटेबल रखना है। लेकिन किस तरह रख सकते हैं ऑन ग्राउंड अकाउंटेबल? आई थिंक जब एक शोर पैदा होता है, जब एक मोमेंटम पैदा होता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी आ ही जाती है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि पावर इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। आपको कोई इख्तियार देगा नहीं, आपको इख्तियार लेना पड़ेगा। सवाल करने की जरूरत तब पैदा होती है जब आपको पता होता है कि आपको चाहिए क्या, और एक दफ़ा वो हिम्मत आ जाए तो फिर आपके रास्ते में कोई चीज़ नहीं रहती। आई रियली विश कि हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ फोकस करे कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो यूथ के साथ इंटरेक्शन में आए, उनकी सजेशंस लें, उनके आइडियाज़ को अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करें, और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी पिछली जनरेशन के लिए और इस जनरेशन दोनों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि लास्ट ईयर बहुत सारे ट्रीज़ लगाए गए, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन फिर भी हमारा जो क्लाइमेट है, या अगर लाहौर की खाली बात कर ली जाए तो वो स्मॉग पे हम लोगों ने उस तरह काबू नहीं पाया। कहाँ पर हम लैग कर जाते हैं? आई थिंक जो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है और अगली गवर्नमेंट आके उसको रद्द कर देती है, इग्नोर कर देती है, वो वहीं स्टैग्नेंट रह जाता है, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा। हमें ऐसी जामे पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट्स के चेंज होने से उस पर कोई असर ना हो, वो इंडिपेंडेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग हो। एक ऐसी मिनिस्ट्री हो जो किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड ना हो, बल्कि वो अवाम के म्यूचुअल इंटरेस्ट से एफिलिएटेड हो। उसको फर्क इस चीज़ से ना पड़े कि गवर्नमेंट में कौन है, उससे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़े कि अवाम की ज़रूरियात क्या हैं और हमें क्लाइमेट और इस दुनिया को उनके लिए बचाना है। लेकिन जो प्लांटेशन की गई थी, आपको लगता है कि वो उतनी ही होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी ताकि हमारा जो क्लाइमेट है उसको बचाया जा सकता? जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है दैट वाज वेरी गुड, उसको इंटरनेशनली सराहा गया है, लेकिन बिलियन ट्रीज फॉर द इंटेरिटी ऑफ पाकिस्तान इट्स नॉट इनफ। हमें इससे भी ज़्यादा प्लांटेशन चाहिए। और देन अगेन जब हम इंडिविजुअली हर बंदे को
पता होगा कि उसको क्लाइमेट के लिए काम करना है, तो इंडिविजुअली अगर एक एक पौधा भी सब अपने घरों में लगाएं तो दैट इज़ अ बिग स्टेप। वो बहुत असरअंदाज होगा, बहुत अच्छा असर होगा उसका। आई थिंक जो अभी प्लांटेशन हुई है दैट इज़ कमेंडेबल, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इंडिविजुअली भी आगे जाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की सतह पे भी इसकी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। इंकरेजमेंट की ज़रूरत है और इसके ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे हमारे ये चीज़ है फ़ज़ाई आलूदगी है, वहाँ पर हम देखें तो हमारी बाकी भी बहुत सारी आलूदगी है या पॉल्यूशन, हमारा जो वाटर है, आप कह लें कि रावी की है सूरत हाल हम सबके सामने है कि वो इतना कंटेमिनेटेड हो चुका है कि हम लोग उसके इतना नुकसान हमें पहुंचा रहा है, तो उसको किस तरह हम लेकर चल सकते हैं आने वाले दिनों में? पानी की अगर बात करें तो मैं रिसर्च कर रही थी और मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सिर्फ 36% आबादी को साफ पानी में साफ असर पानी है, मिल रहा है, हाँ। और 80% से ज्यादा लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा, शदीद और जो शॉर्टेज है। साफ पानी भी मिल रहा है वो नहीं है कि जो जमीन से आ रहा है, हाँ वो जी। बाहर से खरीद रहे हैं या फिल्टर आउट हाँ। कर रहे हैं या बॉईल कर रहे हैं या हाँ। कुछ भी। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री। हम एक प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करने वाले कंट्री हैं। हमारा 1/3 जो पानी हम यूज करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। हाँ। उसको रोकने का या सेव करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो 1/3 तो इसी तरह ज़ाया हो जाता है। जो बाकी कुछ रहता है उसको सेव करने के जो तरीके बनते हैं, जैसे कालाबाग डैम जिसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, तो सूबों के आपस में इतने मसले होते हैं कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन रुक जाती है और कोई प्रोग्रेस नहीं बन पाती। और हमारी क्योंकि 36% ऑफ आवर GDP इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, अगर पानी की कमी होगी तो हमारा फूड शॉर्टेजेस की तरफ चला जाएगा और जो एनर्जी हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत हाँ। पानी से बना रहे हैं वो भी रुक जाएगी। पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे एक डेवलपिंग और एग्रो बेस्ड कंट्री के लिए। और इसको हम तो डिपेंड ही करते हैं कि जो बर्फ़ पिघलेगी तो हमारे दरियाओं में पानी आएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जून में कई इलाकों में सर्दियों जैसा मौसम हो गया है, और जब बाकी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में एक नया ग्लेशियर बन रहा है। Exactly, और हाँ। उसी तरह चित्राल में एक और पिघल रहा है। तो ये एक बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन है जब आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले वक्तों में होगा क्या। तो ऐसे में हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि हम इंटायरली उन दरियाओं पे डिपेंड ना करें, हमारे पास अदर सोर्सेज भी हों और जो पानी आ रहा है उसको तो एटलीस्ट सेव करके रखें। एग्जैक्टली हमें ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको लेना चाहिए कि ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और ये इंडिविजुअली हमने इस सूरत हाल पर काबू पाना है और अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना है। उसफा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच उसफा फॉर कमिंग, और इस पे आपने हमारे साथ बात की और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उसफा के साथ कि क्या क्या चीज़ें हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। और शहर लाहौर में बहुत से मसाइल हैं जो हल के मुंतज़िर हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार हैं कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। और जनाब हमारी कोशिश होती है कि शहर लाहौर के ऐसे मसाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए जिससे बागों के शहर के बासियों को भी किसी तरह का रिलीफ मिले और उनके मसाइल भी हल होने की तरफ जाएं। आज भी हमने एक ऐसे ही मसले पर बात करनी है और आपके सामने भी लेकर आए हैं, जिस पर हम बात करेंगे कि उन खतरनाक और बोसीदा इमारतों की जो इंतहाई खतरनाक हैं। हजारों मकीनों की जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हुई हैं और हर साल की तरह रवा साल भी शहर लाहौर में मौजूद वो तमाम इमारतें नहीं गिराई जा सकी हैं जिनसे मॉनसून के मौसम में गिरने से ना सिर्फ माली नुकसान का खदशा बढ़ता है बल्कि साथ ही साथ इंसानी जानों के ज़या होने का भी एक खदशा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शहर में सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 300 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, जिनमें से 234 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली कराने का इंकशाफ हुआ है कि एक भी खाली नहीं कराई जा सकी है। अंदरून शहर की अगर बात की जाए तो 66 खस्ताहाल इमारतों का इंकशाफ हुआ है और 2022 के दौरान मकीनों और मालिकान को इमारतें खाली करने के ताहाल नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं और ना ही घरों के सर्वे में इंतजामिया सुर्ख निशानात लगा सकी है। क्या वजह है कि हम किसी बड़े सानहे का इंतजार करते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाकया हो जिससे इंसानी जानों का नुकसान हो,
क्यों हमारे इदारे अभी तक ख्वाब खरगोश का मजा लेते जा रहे हैं? क्या हमारे यहाँ इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है? जनाब, इस मसले पर आज हम बात करेंगे कि कहाँ पर हम जाते जा रहे हैं, कब तक ये मसले यूं ही बरकरार रहेंगे, हल भी तो हमने ढूंढना है इसका। अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, इमरान अकबर है, और हमें ज्वाइन करेंगे चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर है सैयद अली अब्बास बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। इमरान, अभी आपसे बात करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि जहाँ पर रंगीनियाँ थी शहर लाहौर की, बागों का शहर इसे कहा जाता था, और लोग बाहर से आते थे इसकी इमारतों को देखने, इसका जो मंजर था उसकी मंजर कशी करते थे, लेकिन अब 300 से ज़ायद इमारतें जो हैं वो बोसीदा हैं, उसकी हालत खस्ता खार है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। क्या वजह है इसकी? मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मानसून का आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से जब भी मानसून आता है तो जो वसीदा ख़तरनाक इमारतें होती हैं जिसके बारे में बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें शहर लाहौर में की 274 यूनियन कौंसल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में 300 इमारतें बहुत कम है। पूरे शहर में जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो इन इमारतों के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो छतें हैं वो गिर जाती हैं। अभी ये मौजूदा सूरत हाल है कि अगर हमारा मैकेनिज़्म, हमारे पास डिपार्टमेंट मौजूद है, हमारे पास तमाम लोग मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं कि वो एक बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग खस्ता हाल है, ये बिल्डिंग की मुद्दत क्या है, इस पर क्या क्या होना चाहिए, मगर इस वाले से कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया जाता क्योंकि फंड्स मौजूद नहीं है। अब ज़ाहिर बात है 300 इमारतें हैं जो जो सरकारी तौर पर कहा गया कि ये कभी भी गिर सकती हैं, इनकी कोई ना कोई छत गिरने वाली होगी, दीवार गिरने वाली होगी, मगर इनके हवाले से हर साल सिर्फ नोटिस जारी किए जाते हैं, रेड निशान लगा दिए जाते हैं ताकि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी अपने आप को बचाएं और मकीनों को कहें कि कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं। इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। अगर बात की जाए तो कला गुजर सिंह ये साथ ही हमारे है, यहाँ पे भी बसीदा इमारतें हैं। अच्छा। अंदरून शहर की तो बात बाद में करते हैं क्योंकि वो तो है ही तरही इमारतों का, हमें पुरानी 100 साल बिल्डिंग्स बनी हुई है और वहाँ पे एक वॉल सिटी अथॉरिटी भी है जो अपना काम जो है खुश उसलूबी से करती है। काम के अलावा उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा फंड्स मिले हुए हैं, उनके पास पुरानी इमारतों को संभालने का एक पूरा मैकेनिज्म है और उनको टास्क दिया जाता है कि ये काम आपने ये करना है। अभी हम अगर उस 15 यूनियन कौंसिल को, अंदरून शहर की भी यूनियन कौंसिल को निकाल दें जहाँ पे 10 से 12 लाख आबादी रहती है क्योंकि पुराना शहर है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 274 में से अगर 14-15 यूनियन कौंसिल निकालें तो 260-58 यूनियन कौंसिल बच जाती हैं और इसमें भी आबादी और शहरी रहते हैं। और इसके लिए तमाम लाहौर में टाउन्स हैं जिनको जोन्स में तब्दील किया गया, जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, गैर फाल है। अच्छा। एक ही आपके पास इदारा है जिसका नाम है बल्दिया उस्मा लाहौर, जिसको ज़िला इंतज़ामिया, जिसको कमिश्नर ऑफिस जो है वो देखभाल करता है और इसको चलाते हैं और चलाने के लिए तमाम अफसरान को गो हेड देते हैं। अब शहर लाहौर में एक ही टाइम में 3-4 इवेंट चल रहे हैं। आजकल मंडियां चल रही हैं जहाँ पे मवेशियों की खरीदो फरोख्त हो रही है, उसके लिए तमाम तर इंतजामिया की जो इसका फोकस है वो उस तरफ है। दूसरा सबसे बड़ा मसला शहर लाहौर, आप बागों का शहर कह रही हैं, मैं तो कहता हूँ अब ओरिएंट ट्रेन मेट्रो बस का शहर कहाँ करें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें लाजमी नजर आती हैं। दरख्त वगैरह तो आपको नजर आते ही होंगे मगर ये चलते फिरते नजर आते हैं और ये इसको लाजमी कहना चाहिए क्योंकि शहर लाहौर हर जगह इनकी वजह से डिस्कस होना शुरू हो गया। अब मसला ये है कि जब हम घर से निकलें, जब अब ये इन्हीं अफसरान को सफाई का भी मामला चल रहा है और सबसे बड़ा इस वक्त पूरा हफ्ता एक ही मिशन चल रहा है सफाई अब इन हालात में बारिशें भी होनी है क्योंकि आ गया हुआ है मौसम की जो है वो मानसून का है और कभी भी बारिश हो सकती है, किसी इलाके में ज्यादा किसी में कम, कहीं पे भी छत भी गिर सकती है, अल्लाह ना करे कहीं पे भी ऐसा कुछ भी हो। ये सारी सूरत हाल साथ साथ चल रही होती है, डे बाई डे फिर चल रहा होता है। अब ये रोजमर्रा के काम में अगर एक ऑफिसर को सुबह कोई ड्यूटी दी जाती है तो उसको 2 घंटे बाद अगर कह दिया जाए कि तो फलां छत के पास पहुंच जाओ, फलां घर को जाकर चेक करो, तो वो अपना पिछला काम तो खत्म नहीं कर सकेगा, तो वो आगे पहुंच जाएगा। जब वो आगे पहुंचेगा एक और फोन आ जाएगा कि आप यहाँ पे पहुंच जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कम से कम लाहौर शहर में खस्ता हाल इमारतों के लिए, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। माल रोड पे तारीखी इमारतें, अब माल रोड पे आपको याद होगा आज से 3 साल पहले एक बिल्डिंग के 6 गुंबद जो है वो उसमें से 2 गुंबद गिर गए, ठीक है, और वो बिल्डिंग है तकरीबन यानी कि यही समझ लें कि ना 100-125 साल पुरानी बिल्डिंग है।
अब उस बिल्डिंग की जो गुंबद है वो गिरने के बाद आज तक नहीं ठीक हुए, वो वैसे मुझे नजर आते हैं और मैं रोजाना उनको देखता हूँ कि यार इसकी खबर हमने ब्रेक की थी। अच्छा, महकमा आर्कियोलॉजी तब आया था, तब आया था, उसे आकर देखा और एक भी ईंट खुद से उतारने का नहीं। मुझे ये नहीं समझ लगी कानून मौजूद है, अब इसको तमीरो मरम्मत करें, वैसे ही इसको जरा संभालें ताकि कल को अगली जो नस्ल आ रही है वो भी देखे कि ये बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो वो ऐसा दीवार भी गिर जाएगी, दीवार के बाद छत की बारी आ जाएगी। अब मौजूदा ये सूरत हाल है कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग्स को हाथ नहीं लगाता। ये वो मैं उन बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ जो तारीखी हैं। अब ये इस बात पे आ गया कि जो मकीन है, जो पुराने घरों में रह रहे हैं, 40 साल पुराना घर, 50 साल, 60 साल, हाँ। जो अब उनके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो अपने पैसे लगा सकें। लेकिन मुझे बताइए कि इस साल जो ये डाटा आया है कि 300 बिल्डिंग्स जो है वो खस्ता हाल हैं, क्या उन्हें नोटिस जारी किए गए, वो जो मार्क्ड किए जाती हैं वो इमारतें वो की गई हैं? देखिए, मैंने रिपोर्ट लेने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद पूछा कि मैंने कहा जी आपने नोटिस जारी किए? अच्छा। वो मंडियाँ लग गई हैं, अभी मंडियाँ लग गई हैं, फलां काम हो गया है, फलां काम हो गया है, ठीक है हो रहा है, मगर अभी तक नोटिस जारी नहीं हुए। अब मेरी तक तो रिपोर्ट ये 2 दिन यानी कि हफ्ते की है कि जी अभी तक नोटिस जारी है। स्पेशल पूछा मैंने और उसके बाद अब का नहीं पता कि क्या पता मेरे बाद कहने के बाद इतवार को कर दिया उन्होंने। तो मकसद ये कहने का इतनी जल्दी भी अगर कर दी है तो कहीं पे कोई मकीन तो घर से नहीं खाली कराया गया ना, उनका घर खाली नहीं कराया गया, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनकी घर की तमीर मरम्मत शुरू नहीं की गई। अगर एक ही भी घर की तमीर मरम्मत शुरू है तो हमें बताएं, हम वो भी दिखाएंगे। मकसद ये कहने का मैं फिर कहूँगा कि ये 300 इमारतें नहीं है, ये ज्यादा है। जो रिपोर्ट है मुझे इस पे काफी ज्यादा शक है। अच्छा। कि ये 300 इमारतें कभी भी नहीं हो सकती। 300 इमारतें तो हम कहीं किसी इलाके में घुस जाएंगे तो साफ नजर आ रहा था ये पुराना घर है, इसकी दरारें पड़ी हुई हैं, ये गिरने वाला है, इसको कौन मना करेगा? सरकार आके मना करेगी कि ये अपनी दीवार ठीक करा दें या खुद करवा लें या हमारे पास फंड है। अब फंड सरकार के पास मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस हेड में मौजूद है, क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल से पेंशन और सैलरीज मिल रही हैं, ठीक है, इसलिए कि आपके शहर में ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन की वजह से आपकी सिर्फ पेंशन और फंड्स खुले हैं, बाकी तरक्याती काम, गैर तरक्याती काम, एमएनआर के काम, तमाम रोज़मर्रा के काम जो हैं वो उनके फंड्स की अदायगियाँ बंद कर दी गई हैं। और ईद सर पे है, ईद के बाद 17 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। ये तमाम 70 सूरत हाल जो है मैं आपको बताता हूँ। अगर लाहौर के 9 जोन है, अच्छा, गैर फाल है, डिफंक्ट है, अगर 2022 का कानून ये 22 जुलाई के बाद जब आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब का दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो अगर इसको राइज कर दिया जाता है तो ये 300 इमारतें मेरा ख्याल है कि आपके दिसंबर में बिल्कुल फिट दिखाई देंगी, क्योंकि आपके नए कानून में पैसों की फरावानी है, इख्तियारात की फरावानी है और मसाइल के हल के लिए ये नया कानून बनाया गया है। बुनियादी तौर पर जो फंड्स की तकसीम है उसको मुनसफाना तरीके से जो है वो तकसीम जो है उसको करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस पे जो तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं, जो मुकामी हुकूमतें इस कानून के तहत राइज की जाएंगी, चाहे वो डिफंक्ट ही होंगे टाउन, क्योंकि इलेक्शन होगा, बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उसके बाद कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी ना। अब बल्दियाती इलेक्शन है ही नहीं तो वो बस डिफंक्ट के तौर पे चलेंगे, मगर उनको फंड्स मिलेंगे, पंजाब गवर्नमेंट अपना काम करवाएगी जिस तरह अभी चल रहे हैं। मगर जैसे ही मुकामी हुकूमतों में इलेक्शन हो जाएंगे, अगर मैं तो चाहता हूँ कि इसी साल हो जाएं, वो इसलिए कि गली गली मोहल्ले में हर बंदे के मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। काउंसलर आपको रोज़ाना मिलता है, खातीन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद चेयरमैन, नाज़म, नायब नाज़म, टाउन नाज़म, उसके बाद ज़िला नाज़िम या मेयर, जितने भी तमाम लोग हैं इस हल्के में मुकामी हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपका कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा है शहर लाहौर में, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये हफ्ता मैं पहले आपको बता रहा हूँ सफाई का हफ्ता है, ये हफ्ता तो आप समझ लें कि कुछ नहीं होगा ना सफाई के अलावा। इसके अलावा भी 5 छुट्टियां आ गई। अच्छा, 5 छुट्टियां आ गई है ना, 8 जुलाई से छुट्टी है, 12 तक, तो ये छुट्टियां आ गई हैं। और इसी हफ्ते में लोगों ने आज से ही जो है वो बकर मंडियों का रुख करना है, मवेशी लेकर आने हैं, जानवर लेकर आने हैं कुर्बानी के लिए, तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलनी है। मगर जो इस वक्त जो मेन फोकस किया जा रहा है उसमें फ़र्ज़ करे आज भी वो घर अगर बसीदा है तो वो ख़तरनाक है, तो उस घर वाला जो वहाँ पे मकीन रह रहे हैं उनके दिल में तो आता है और 100% आता है। और उन्होंने दरखास्तें भी दी हुई हैं, डीसी ऑफिस में दी हुई हैं, सीएम सेक्रेटेरिएट में दी हुई हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब के अपने सेक्रेटेरिएट में ये दरखास्तें जाती हैं कि हमारा घर गिरने वाला है, हमें कोई किराए का घर लेकर दे, हमारे पास पैसे नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है इमरान, मतलब जिनके घर को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये खतरनाक है, उसके बाद क्या उन्हें जगह प्रोवाइड की जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर है? हाँ
बहुत अच्छा सवाल है। ये सबसे पहले हम वापस आएंगे हाँ जी, कि सबसे पहले तो जो मकीन होते हैं वो घर खाली करने को तैयार नहीं तैयार ही नहीं होते। हाँ, वो कहते हैं जी हमने नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, छत गिर जाएगी कोई नहीं, हमें छत पे ऊपर भेज दें, हमारी छत हमारी आंखों के सामने सीधी करे, पता लगे आपने हमारे से घर लिया है अच्छा, तो बाद में घर ही वापस नहीं कर रहे। पहले तो ये बड़े मसाइल होते हैं। रेजिस्टेंस का सामना अच्छा, ये करना पड़ता काफी है, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इस तरफ से उसको कहती है कि जी आपने एप्लीकेशन दी हुई है, आप एप्लीकेंट हैं, आप एक किराए के घर में जाएं, वो कहते हैं हमें किराए का घर भी जो है वो पैसे दें तो हम जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है। तो हमारे पाकिस्तान तो आ गई आपके सामने है कि आज भी वज़ीर आज़म यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है इस जो दिवालिया होने जा रहा है उसको बचा लिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर देखी जाए तो उसको देखने में भी कोई इतना मसाइल का शिकार नहीं बना होता, मगर मकसद ये कहने का है कि ये चीज़ें सरकार को भी लोगों के सामने देखनी पड़ती हैं और लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली यहीं से इमरान हम कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा 300 इमारतों को डिक्लेयर किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो उसमें मकीन रह रहे हैं, जो मालिकान उसमें रह रहे हैं, उनकी जानों को खतरा है। तो मुझे बताइए कि क्या इस पे काम हो रहा है, क्या वजह है कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये एक इंतहाई अहम इशू है जिसकी तरफ आपने आवाज उठाई है। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ ये एक सोशल एलिमेंट भी है। ऑब्वियसली आपने अपने सवाल का जवाब उसी में सवाल में ही दे दिया कि 300 घराने हैं और इसमें कई लोग बहुत पुअर हैं। तो इस चीज को हमने कंसिडर रखा हुआ है। कुछ इमारत जो के ठीक या रिपेयर हो सकती हैं उसके लिए कमेटी बनी है, हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल है, उसको हम ठीक करेंगे। जो बिल्कुल मखदूश हैं उनको हम खाली करवाएंगे और उसके अलावा जो बाकी हैं उनको कहीं और फिर किसी स्कूल या आसपास सरकारी इमारत में शिफ्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी इतने फंड्स नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए और गवर्नमेंट इसमें मुकम्मल अलाइव है। इसमें खाली MCL नहीं है, ये लाहौर में कोई 1000 से ज्यादा बन जाएंगी क्योंकि ज्यादा इसमें बिल्डिंग वॉल सिटी के अंदर आती हैं। तो शहर के 13 दरवाजे हैं। मेरी बात तो फिर ठीक निकली। हाँ जी बिल्कुल, इमरान ने भी यही कहा था कि 300 नहीं है, 300 से बहुत ज्यादा है। हाँ। 300 तो MCL के दायरा कार तक अच्छा। है। लेकिन उसके अलावा लाहौर में क्योंकि तरक्याती अदारा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, वॉल सिटी अथॉरिटी भी है, तो ज्यादा इशू वो शहर के 13 दरवाजों में आता है। फिर इसके साथ साथ बताता चलूं कि इसमें कुछ इमारत बड़ी तारीखी नौयत की हैं। अच्छा। जो हमारे हेरिटेज का हिस्सा है, हिस्ट्री से हमें भी प्यार है और हमें अपनी इमारत को ख्याल भी रखना चाहिए। तो उनकी रिपेयर का भी एक सुबह गवर्नमेंट ले आई है। हम अभी माल रोड के ऊपर जितनी इमारत हैं इसकी दिलकश लाहौर के प्रोजेक्ट से सबकी तदीन और रैश ओरिजिनली कर रहे हैं, तमाम वायरिंग को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो लिहाजा इस मामले में हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम काफी सर ये मुझे बता दें, क्या उन जो लोग हैं, जो मकीन हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं? क्या ये तमाम तर जो डेटा के मुताबिक ये इमारतें मौजूद हैं इनको मार्क्ड अप किया गया है? आप बिल्कुल सही बता रही हैं। इसकी हमने जियो फैक्ट भी की है। अच्छा। जहाँ तक सरकारी काम है वो हमने सारे किए हैं और ये नहीं है कि फाइलों की हद तक किए हैं। नोटिस उनको वहाँ चस्पानगी भी की गई है, उनको इतला भी दे दी गई है, लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी करा दिया। लेकिन मैं फिर आऊंगा क्योंकि मैं भी लाहौर का शहरी हूँ, मेरे भी अंदर वही दिल है। ये एक ऐसा सोशल एलिमेंट है कि इनके लिए हमें कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आगे रिसोर्सेज नहीं होते। तो उसके ऊपर हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है ताकि इनको कहीं शिफ्ट किया जाए। इमरान भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अली भाई, जी अली भाई पता है क्या मसला है? माल रोड पे 2019 में गुलाम रसूल बिल्डिंग जो है जो मुसलमानों के लिए बनाई गई, जो मेन बिल्डिंग है हाल रोड पे, पहले सिखों की बिल्डिंग बनी, उसके बाद हिंदुओं की बिल्डिंग बनी और उसके बाद मुसलमानों ने बिल्डिंग्स बनाई और ये गुलाम रसूल बिल्डिंग इसका नाम रखा गया, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग। आपको याद होगा 2019 में इसके जो गुंबद थे ऊपर वाले गिर गए थे और हमने ये दिखाया था। इसका 3-4 दिन इशू भी चला, यहाँ पे बाकायदा तौर पर तमाम अफसरान भी वहाँ पर आए और आज भी मैं वहीं से गुजरता हूँ तो हम उसको तो तब्दील नहीं कर सके अभी तक। वाइट वाश
करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वाइट वाश आप हर साल करवाते हैं, VVIP दर्जा मिला हुआ है माल रोड को, मगर जो गुलाम रसूल बिल्डिंग है वो बिल्कुल पंजाब असम्बली से तकरीबन कोई 200-300 फीट जो है दूर है, और इसको अभी तक नहीं देखा। हालांकि देखें, आपका महकमा वहाँ पे गया, महकमा आर्कियोलॉजी भी हमें नज़र आया, मगर आज तक वो है गुंबद जो हैं वो वहीं के वहीं ऐसे ही लपके हुए नज़र आते हैं कि जिस तरह इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है और सारी डिटेल भी आप बता रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब इस तरह है कि 50 करोड़ से ज्यादा की खतीर रकम ये पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तस कर दी गई है। चेयरिंग क्रॉस, बल्कि आपके प्रोग्राम की वसाफत से ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। चेयरिंग क्रॉस से लेके GPO तक जितनी माल रोड पे दोनों साइड पे बिल्डिंग्स हैं, उनकी मुकम्मल तौर पे तरीनो आरइश सिर्फ रंग की हद तक नहीं, बिल्डिंग के अंदर एक एक वॉशरूम, एक एक पिलर, सबको रिपेयर किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तमाम माल रोड की जो वायरिंग चल रही है उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, एक शॉन्जेलीजे का मॉडल बनाया जा रहा है। और थर्डली, इसके लिए कंसल्टेंट हायर हो चुका हुआ है, इस पर वर्किंग हो चुकी है और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। ये उसी मसले की तरफ जाएंगे कि खाली रंग की हद तक नहीं है, इसको हम अपने हेरिटेज को दोबारा प्रिजर्व और मेंटेन करेंगे। बिल्कुल सर, और हमें करना भी चाहिए, यही हमारा सासा है। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इमरान मलिक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए यहाँ पर। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं फलाह इंसानियत के हवाले से। तो आज के अफरा तफरी के दौर में भी कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत इंसानियत को अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। वैसे भी पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में खिदमत इंसानियत के जज्बे के हवाले से एक अलग ही शनाख्त रखती है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया इस चीज का एतराफ भी कर रही है, जिसकी हालिया मिसाल डयाना अवार्ड के लिए 10 पाकिस्तानी नौजवानों का इंतखाब है। दी डियाना अवार्ड बरतानिया की शहजादी लेडी डियाना की याद में 1999 में कायम हुआ, और डियाना अवार्ड 9 से 25 साल की उम्र के उन लोगों को एजाज देता है जो किसी भी तरह से इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। और इस अवार्ड का बुनियादी मकसद नई नस्ल की जानिब से तालीम और बच्चों में शऊर उजागर करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करना है। तो आज मैं आपकी मुलाकात मेरे ही शहर यानी कि गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी लड़की से करवाने जा रही हूँ जिनको जिनसी हरासानी के तदारुक के लिए काम करने और खातीन को उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए गराकदर काम करने के एतराफ में डियाना अवार्ड दिया गया है। वो इतनी यंग एज में इतना अहसन काम कैसे सर अंजाम दे रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमना सईद हैं, डियाना अवार्ड विनर है, सोशल वेलफेयर के हवाले से भी काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आपको रमना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ कि आप गुजरावाला से आई हैं और बहुत कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताइए कि ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मुझे तो थोड़ा बहुत इल्म है, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं रमना, उन्हें बताइए किस तरह इस जर्नी को स्टार्ट किया आपने। इस जर्नी को स्टार्ट मैं इस तरह बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट इसको इस तरह किया कि इट वाज 2016। अच्छा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, शर्मीन उबैद चिनाई की डॉक्यूमेंट्री है, गर्ल नियर द रिवर। तो वो लड़की को ऑनर किलिंग के केस पे मारा गया था। सो दैट वाज वेरी, मेरे लिए वो बहुत एक दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। आई वॉज अ किड बैक देन। सो जब मैंने वो स्टोरी को देखा, सो आई वॉज़ वेरी हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इनफरादी तौर पर कुछ ना कुछ करूं अपनी कम्युनिटी में, ख़वातीन के हवाले से या लड़कियों के हवाले से, मतलब शी वॉज जस्ट विक्टिम और बाद में प्रूफ हुआ कि वो एक इनोसेंट थी। अच्छा। जिसको मारने की कोशिश की गई ऑनर किलिंग के केस में। सो दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। उससे वहाँ से मैंने मोटिवेशन पकड़ी कि रमना यू हैव टू डू समथिंग, स्टैंड अप। और मुझे काफ़ी घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि बेटा आप इसको करें। सेक्सुअल हरासमेंट, कमिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट, जिसकी बेस पे मुझे अवार्ड मिला।
सेक्सुअल हरासमेंट वाज अ टॉपिक जिसके जो है हमारी सोसाइटी में आपको पता है टैबू है, लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, हाँ। और अगर बात की जाए तो फिर टैग्स लगाए जाते हैं कि नहीं मतलब लिबरल का, कि कोई आपको बोलेगा कि आप लिबरल हो, या मतलब एक सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर औरतें जो हैं वो बोलें तो उन्हें कहा जाता है कि अच्छी खातून है, मतलब शी इज स्पीकिंग अप फॉर हर सेल्फ। सो दैट वाज द मोटिवेशन, मुझे बस कुछ करना था कि जिससे मैं अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दे सकूं, लड़कियों को बेनिफिट दे सकूं, या मेरी स्टोरी से कोई और इंस्पायर हो सके जिस तरह मैं उस स्टोरी से इंस्पायर हुई। तो इस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई। और अभी तक कितने साल हो गए इस जर्नी को? इट्स बीन 3.5 इयर्स। आई एम इन सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर जिसको कहते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हैं, उसके अंदर से मैंने कुछ गोल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें नंबर 5 हो गया क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 5 हो गया जेंडर इक्वलिटी। सो इस तरह कुछ गोल्स हैं, सो उनको टारगेट बनाया कि आई हैव टू वर्क ऑन इट। और इसके अंदर मतलब ऑब्वियसली इनफरादी तौर पर कितना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो एक शमा जलनी चाहिए। सो आई वांटेड टू बी द ट्रेंड सेटर। आपको पता है, आप खुद गुजरांवाला से, आपको पता है वहाँ का माहौल थोड़ा सा अभी भी उस तरह से कंजर्वेटिव है। अगर हम उसको गुजरांवाला को लाहौर और बड़े शहरों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, वो डिफरेंस में ही नहीं आता। तो उस तरह के कुछ इश्यूज है, तो मैं चाहती थी कि गुजरांवाला को प्राउड बनाना है, गुजरांवाला के लोग मुझ पे फख्र करें कि एक ऐसी लड़की है जिसने ये किया है। सो दैट वाज द मोटिवेशन अगेन। तो इस तरह से हुआ था। तो ये इसके लिए किस तरह अप्लाई किया डियाना अवार्ड के लिए? किस तरह पता चला कि मैं इसके लिए भी एलिजिबल हो सकती हूँ या मुझे ये अवार्ड मिल सकता है? सोचा था? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोचा नहीं था। मैं 2019 में आई वाज इन लाहौर, यूथ की एक ट्रेनिंग थी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उस ट्रेनिंग का मैं हिस्सा भी नहीं। वहाँ पे अब कुछ 2-3 लोग आए हुए थे, बलोचिस्तान से कुछ लोगों ने अवार्ड विन किया था, इज़्ज़तुल्लाह, और फैसलाबाद से कुछ लोग आए हुए थे। सो उन्होंने जब बताया कि हम लाहौर इस मकसद से आए हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ हैं, हमें चैनल्स ने बुलाया है, सो मैं वहाँ से बड़ा इंस्पायर, मैंने कहा अच्छा मैं भी आप जैसा ही काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि रमना आप ऐसे, दिस इज़ द क्राइटेरिया, आप ये करें। सो फिर मुझे मेरे प्रोफेसर हैं कॉलेज के, उन्होंने नॉमिनेट किया, और पिछले 3 साल से मिल रहा, तो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई थी। तो जिस तरह मैंने भी अब लिया अवार्ड, तो गुजरांवाला की काफ़ी लड़कियाँ मुझे अप्रोच कर रही थी कि यू आर एन इंस्पिरेशन और ये वो। तो मैंने कहा दो आई एम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम गुजरांवाला टू गेट दिस अवार्ड, बट आई वॉन्ट कि आई वॉन्ट बी द लास्ट। सो आई वॉन्ट के मज़ीद लोग आगे आए और इनको मज़ीद ये अवार्ड मिले। उनके जो काम है सोशल सेक्टर में, वो जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, उसको इनकरेज किया जाए और उसको पूरी दुनिया सराहे। तो फिर दिस इज हाउ। और ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन रमना, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया लोगों ने, कभी ऐसी तनकीद का निशाना बनाया हो? मतलब जिस सोसाइटी से हम ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे कोई अच्छा काम भी आप करने जाओ ना, या सोचो भी, तो थोड़ा बहुत तो क्रिटिसाइज किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन भी रही है आपके साथ? इस तरह की सिचुएशन, जी बिल्कुल। मैं अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करूं इस्लामिक हिस्ट्री के साथ, तो हम अगर देखें, इस्लाम हमारा मज़हब जो है, इस्लाम आया तो इस्लाम ने आते ही औरत को इज़्ज़त दी, औरत को कब्र से निकाल कर माशरे में एक मकाम दिया। सो अब वही रिलीजन के फॉलोअर्स, उसी रिलीजन के फॉलोअर्स उसी औरत को सेक्सुअली हरास करते हैं, उसी रिलीजन के फॉलोअर्स औरत को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, एंड इफ शी स्पीक्स अप अगेंस्ट दैट, सो फिर टैग किया जाता है कि चुप औरत अच्छी, बोलने वाली गंदी, मतलब इन लाइक दैट वे, यू नो। सो क्रिटिसिज्म मुझे भी मिला जब मैंने अपनी कम्युनिटी में छोटे बच्चों के साथ सेशंस करने शुरू किए। तो पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न था कि आप हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगी, आप उनको क्या बताएंगी। तो मैंने वो वाक़यात देखे हैं कि जिसमें बच्चे बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। मेरे पेजेस पे अभी भी वो स्टोरीज पढ़ी हैं। मुझे याद है कि मैंने उम्मे रुबाब एक लड़की है, वुड इवन बिलीव शी इज़ 9 year old, और उसकी मैंने जब स्टोरी कवर की तो उसने मुझे बताया उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है, उसके साथ वो रेप उसके साथ हुआ था, एंड शी टोल्ड मी कि वो मुझे बहुत गंदे तरीके से देखता था। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। सो अगर पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस होती उस टाइम पे कि बच्चे को पता होता कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, सो पता चल जाता और पेरेंट्स को बच्चा बता देता, तो शायद बात वहाँ तक रेप तक ना पहुँचती, जो कि एक बहुत दिल को दहला देने वाली बात है। दिल दुखता है कि उसकी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं इंटरव्यू में रोने लग गई थी। इतनी मतलब 40 साल का आदमी और 9 साल की बच्ची, हाउ ब्रूटल इट कैन बी।
सो मैं फिर पेरेंट्स के कंसर्न्स थे, क्रिटिसिज्म आया कि आप क्या करेंगे, हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगी। तो मैंने कहा आप फिक्रमंद मत हो, ये आपको खुद बताएंगे कि इनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली होते रहते हैं, तो आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या सीखा है उन चीज़ों के बाद और कैसा पॉजिटिव चेंज आप खुद देखेंगे। और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि छोटी सी बच्ची है, इधर जा रही है, उधर जा रही है एंड ऑल दैट। तो आपको पता है इस तरह ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ये इश्यूज़ तो कॉमन है। इस तरह के भी कुछ इश्यूज रह चुके हैं, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, आई वुड लाइक टू मेंशन माय मदर, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। शी इज़ लाइक कि बेटा आपको जो भी करना है, फादर इज़ लाइक बेटा आपको जो भी करना है जस्ट डू इट, हम आपकी बैक पे हैं, कोई भी मसला होगा बस हमारा नाम हमारी इज्जत। सो आई वाज लाइक बाबा यू वुड बी प्राउड ऑफ मी वन डे। सो अगर वो मुझे अभी देख रहे होंगे सो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और एग्जैक्टली डियाना अवार्ड विनर हैं आप, और एक इतना कह लें कि बड़ा अवार्ड आप जीत चुकी हैं कि जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमें कब जाके ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आपने वो अचीव कर लिया है। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेंगी। लेकिन मुझे बताइए कि आगे का क्या सोचा है, इसको किस तरह आगे लेकर जाएंगे? आप ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी, उस कम्युनिटी के हवाले से भी आवाज़ उठाती हैं, क्या लगता है कब तक इनकी चीज़ों को हल कर लिया जाएगा? हल कब कर लिया जाएगा इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है, कठिन है, बहुत मुश्किलात हैं इसके अंदर। तो आपने ट्रांसजेंडर्स की बात की, तो पाकिस्तान का जो प्राउड फर्स्ट ट्रांस लॉयर है निशा राव, हाँ। वो गुजरांवाला से हैं। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू हैव टू स्पीक अप। मैं आपके शहर से हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं किया, मुझे शहर छोड़ना पड़ा रमना। सो मुझे जब उनकी बातें सुनी, निशा की स्टोरी साथ में बैठ के सुनी, तो फिर मुझे समझ में आई कि ये मसाइल जो है हमारे माशरे में हैं, और हम जैसे जो यूथ हैं, जो पाकिस्तान का 69% हैं, हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 69% पॉपुलेशन में। सो अगर हम लोग इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेंगे कि अल्लाह ने हम में क्या पोटेंशियल रखा है और हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, सो जब हम जैसे लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, तो फिर बैनुल अक़वामी दुनिया भी हमें सराहेगी और वो एक्सेप्ट करेगी कि पाकिस्तान की यूथ भी दे आर नॉट लेस। एग्जैक्टली। और बैनुल अक़वामी दुनिया की बात की, आप अगले महीने जा भी रही हैं मेरे ख्याल से, कोई किसी कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए जा रही हैं? हाँ, नहीं, वो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके अंदर 20,000 लोग अप्लाई करते हैं और तकरीबन 176 लोग जो हैं सिलेक्ट होते हैं। ओके। सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 6 months इन यूएसए। और वो प्रोग्राम जो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप एज ए कल्चरल एम्बेसडर जाते हो एंड उसमें आपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स होती हैं। मेरी प्लेसमेंट जो आई है वो सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में है, और वहाँ पे उनके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मैं जर्नलिज्म पढ़ूंगी, सीखूंगी और आगे आके अपने कंट्री को सर्व करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब आगे भी आपको जर्नलिस्ट ही बनना है, इसी फील्ड में आना है, और उसकी कड़ी जो है वो जुड़ती ही जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे क्या, अगर गुजरांवाला में देखा जाए, वहाँ पे भी आप सेमिनार्स कंडक्ट करवाती हैं, करती भी हैं, स्कूल्स में भी जाके आप अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही होती हैं, तो किस तरह लोग, किस तरह आपसे इंस्पायर होते हैं? लोग खुद भी आके कांटेक्ट करते हैं आपसे? यूनिवर्सिटी में अभी मैंने रिसेंटली एक यूथ राउंड टेबल करवाई थी, उसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग द पीस बिल्डिंग। सो उसमें जो मैंने टॉपिक्स रखे थे, उसमें मैंने लाहौर से ट्रांसजेंडर को बुलवाया था। अच्छा। तो उसमें लाहौर से जो ट्रांसजेंडर आई थी, तो गुजरांवाला के तकरीबन 40+ यूथ उसका पार्ट थे। तो जब वो उसका हिस्सा बने, उन्होंने उनकी स्टोरी सुनी, तो कहते हैं कि रमना आपने हमें मौका दिया कि वरना ट्रांसजेंडर्स को हमने इतना जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी उनको कंसिडर करके इतना उनको निगलेक्ट कर दिया हुआ है। तो वो चीज़ें जब उनको उनसे डायरेक्ट लिंक करने का मौका मिला, सो जब मैं वो एक यूथ राउंड टेबल करवाई, तो पीपल वर लाइक कि मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे फीडबैक देना है। तो उन्होंने ना नोट्स लिखे दिए, और जब मैं रात को वो नोट्स पढ़ रही थी, आई वॉज सो मच हैप्पी कि मुझे अल्लाह ने ज़रिया बनाया है कि पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड और पीपल आर लर्निंग, और वो चीज़ें लर्न करके आगे अपनी कम्युनिटीज़ में, आगे अपने मतलब फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो वो एक बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ होती है कि जब आपकी वजह से कोई ना कोई आगे कुछ उसको कर रहा हो। सो गर्ल्स डू अप्रोच मी। मैं पाकिस्तान की डिफरेंट फेलोशिप्स और कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट रह चुकी हूँ, जो काफ़ी बड़े लेवल पे होती हैं, सलामती फेलोशिप एंड डिफरेंट अदर फेलोशिप्स एज वेल। यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस। सो अब जब मैं उसका हिस्सा बन चुकी हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि अब मैं तो माई टाइम इज़ ओवर, बट आई वॉन्ट कि जो लोग मेरे शहर के लोग हैं, अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस में पहली बंदी थी जो गुजरांवाला की थी, सो वहाँ से मज़ीद लोग जाने चाहिए, बिकॉज दूसरे शहरों से तो बहुत लोग हैं, अवेयरनेस है।
सो एक ऐसा ज़रिया बनने की कोशिश करती हूँ कि पीपल गेट इंस्पायर, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि उनके पास थोड़े मौके उस तरह से कम होते हैं, या यू नो सोसाइटल प्रेशर और वो सारे नॉर्म्स वगैरह वो चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन रमना, अभी आपको है कुछ आइडिया है कि इन 3.5 सालों में आप कितने केसेस ऐसे जो हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं, उनके बारे में जो है उनको हाईलाइट कर चुके हैं? मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे टोटल फिगर नहीं याद, टोटल फिगर नहीं याद, लेकिन वो मेरे पेजेस वगैरह पे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है अपलोड करती रहती हूँ स्टोरीज। डिफरेंट लोकल जो वेब चैनल्स, आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एक हम जैसे यंग लोग जो हैं उनको डिग्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस का मौका मिल रहा है। सो लोकल चैनल जो हैं वो हमें इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सो डिफरेंट स्टोरीज जो आती जाती हैं कवर करते जाते हैं, जैसे ही कोई अप्रोच करता है कि दिस इज़ अ स्टोरी, जस्ट रिपोर्ट इट एंड ऑल दैट। ठीक है जी, हमारे साथ रमना सईद मौजूद थी। और रमना, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैं देखने वालों को तो ये मैसेज दूंगी, अगर मुझे इस वक्त पाकिस्तान के यूथ देख रहे हैं, सो माई जर्नी स्टार्टेड 3.5 ईयर्स बैक। ठीक है, 3.5 साल से ये शुरू हुई, लेकिन आज अगर एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, सो जस्ट डोंट लूज़ होप। और आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, जस्ट कीप डूइंग इट, एंड वन डे द पीपल, द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू, दे विल नो अबाउट यू, एंड जस्ट कीप इंस्पायरिंग। और इंसानियत के लिए काम करते रहें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से चले जाना है। जिस तरह ईदी साहब को लोग याद रखते हैं, प्रिंसेस डायना, जिनकी वजह से हमें आज उनकी मेमोरी में अवार्ड मिला, उनका नाम देखिए अब ये चलता रहेगा क्योंकि उनके फलाही काम ऐसे थे, उन्होंने दुनिया में लोगों के दिलों में घर किया। सो लोगों के दिलों में घर करें और कुछ ऐसा कर जाएं अपनी ज़िंदगी में कि जिसे लोग आपको सारी जिंदगी याद रखें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रमना फॉर योर टाइम। रमना सईद जियाना अवार्ड विनर, सोशल वेलफेयर के हवाले से काम करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू सो मच रमना फॉर योर टाइम और यहाँ पर आने के लिए। और जनाब, ये पाकिस्तान का असासा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट करना हमारा हक बनता है। और जो फनकार हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में आपको बताएं तो लोक गुलकारी के बादशाह अल्लन फ़कीर को हमसे बिछड़े 22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका मखसूस अंदाज और उनकी आवाज़ अपने मद्दाहों के लिए सुरूर का बाइस है। अल्लन फ़कीर की गुलकारी का अंदाज मुनफरिद और अछूता था। उन्होंने शाह लतीफ़ के मज़ार से पाकिस्तान टेलीविज़न तक का सफ़र किया और लोक गुलकारी का बेताज बादशाह बन गए। तो आप जाते जाते जनाब उनका एक खूबसूरत सा कलाम है, वो सुनिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।